सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हिस्ट्री का पार्ट 5 करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम आज हम कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉर्नवालिस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 1786 से 1793 तक थे। फिर 1793 के बाद जॉन शोर आए थे, उसके बाद वेलेस्ली आए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे, उनकी हम आज बात करेंगे। दो पार्ट्स में बात करेंगे। आज हम उनके सिस्टम की बात करेंगे। कौन सा सिस्टम? सब्सिडरी अलायंस। और नेक्स्ट वीडियो में उनकी जो वॉर्स वगैरह थी उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए कि जब वेलेस्ली की इंडिया में एंट्री हुई थी तब सिचुएशन क्या थी। बैकग्राउंड क्लियर है ना फ्रेंड्स? कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर आए थे। जॉन शोर, इनका टेन्योर कब से कब तक था? 1793 1793 से लेके 98 के बीच में। 1798 बहुत इवेंटफुल नहीं रहा था, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं। ठीक है, बट इनकी बेसिक अप्रोच ध्यान रखेंगे। फिर 1798 में वेलेस्ली की एंट्री होती है। कब तक? ये देख लीजिए आप, यहां पे मैंने बताया है टाइम आपको, ये इधर 1798 से 1805। ठीक है, अब देखिए तब सिचुएशन क्या थी। काफी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जब एंट्री हुई थी वेलेस्ली की। वैसे ही वॉज अ ग्रेट इंपीरियलिस्ट, बड़े ब्रेव टाइप के, वॉरियर टाइप के इंसान थे वो। अपने आप को बंगाल टाइगर बोलते थे। ठीक है, वेलेस्ली जी। अब सिचुएशन क्या थी वो देखिएगा। इस समय नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था, वहां पे जो जमान शाह थे, उनके एग्रेशन का खतरा था। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट में जमान शाह के एग्रेशन का खतरा था उस टाइम पे। मराठास भी काफी स्ट्रांग और फॉर्मेडेबल पावर थे तब। ठीक, निजाम ऑफ हैदराबाद, अच्छा, मराठास नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में काफी स्ट्रांग थे। ठीक है, हैदराबाद में भी निजाम काफी स्ट्रांग हो रखे थे। निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे अपनी आर्मी को फ्रेंच मैन से ट्रेन करवाते थे, तो वो भी पावरफुल हुए जा रहे थे। टीपू सुल्तान का जानते हैं आप कि जो तीसरी वॉर हुई थी, जो हमारी एंग्लो मैसूर थर्ड वॉर हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान हार गए थे, पर उतने वीक नहीं हुए थे, अभी भी स्ट्रांग थे। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थी, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो भी बदला लेने के लिए बिल्कुल ही उत्सुक थे। उनकी भी वॉर की हम बात करेंगे। ठीक, उधर से जो फ्रेंच स्टेटमैन नेपोलियन थे, वो भी ईस्ट इन्वेजन के लिए बहुत आतुर थे और बढ़ना चाह रहे थे। उसका खतरा भी था यहां। ठीक है, तो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स थी। इंडियन पावर्स का भी खतरा, मराठास, निजाम्स, टीपू सुल्तान हु वर वेरी स्ट्रांग। फिर नॉर्थ वेस्ट में जमान शाह के एग्रेशन, इन सब खतरों के बीच में आए थे वेलेस्ले। उसके पहले एक बात और जान लीजिए कि जॉन शोर जो थे, हु वॉज द गवर्नर जनरल बिफोर वेलेस्ले, उनकी पॉलिसी पता है क्या थी? न्यूट्रल पॉलिसी। न्यूट्रल पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशन, किसी के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या हुई ना, इस कारण से ब्रिटिश की ग्रिप बहुत कमजोर हो गई। एंटी ब्रिटिश फीलिंग काफी राइज हो गई। तो जो एक स्टेटस था ब्रिटिशर्स का, जो एक रुतबा था, उसको बहुत धक्का पहुंचा था। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम वेलेस्ली की बात करें, उनके सामने काफी चैलेंजेस थे। क्या थे? एक तो उनके इस ब्रिटिश की पावर को बढ़ाना था। ठीक है, दूसरा नेपोलियन वाले खतरे को भी हटाना था, और इंडियन जो बहुत सारे दुश्मन या स्ट्रांग पावर्स थे उनसे भी बचना था। ठीक है, सो एक तो रेपुटेशन बचाना, ऊपर से इन सब चीजों को हैंडल करना। इन चैलेंजेस के साथ आए थे वेलेस्ले इंडिया, क्या बन के? गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एक बहुत बेहतरीन मास्टर मास्टर स्ट्रोक लाए थे, जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस, जो हमको आज की क्लास में पढ़ना है। बैकग्राउंड समझ गए आप? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, नेक्स्ट क्लास में काफी वॉर्स भी हुई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड तो हो चुकी थी, जिसमें टीपू सुल्तान हारे थे, उन्हें भी फाइट बैक करना था। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वेलेस्ली के टाइम पे होगी, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी अभी होगी, पर वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? सब्सिडरी अलायंस। तो बैकग्राउंड समझ गए? अब देखिए, एक बहुत बेहतरीन सिस्टम था ये सब्सिडरी सिस्टम, या सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है, जनरली दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली। पहला सवाल तो ये बन जाता है दैट हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड द आंसर इज वेलेस्ले। भूलना मत। ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वेलेस्ले लाए थे। एक्चुअली पता है बात क्या होती है, एक बात समझना बहुत ध्यान से। हिस्ट्री में हम इतने सारे गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त पढ़ते वक्त बड़ा इजी लगता है कि हाँ, ये तो पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। पर जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में होती है ना फ्रेंड्स, तो कई बार सीक्वेंसिंग करने में प्रॉब्लम होती है, रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है, हम भूल जाते हैं कई बार। तो इसलिए रिपीटेशन जरूरी होता है। समझ गए? चलिए फ्रेंड, इस सिस्टम को देख लेते हैं, क्या चक्कर था सिस्टम का। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो
मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। वेलेस्ली के जो प्रेडेसेसर्स थे, पहले के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी काफी अलायंसेस करे थे मराठास के साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, निजाम ऑफ ऊद के साथ, ठीक, जिसमें कि वो लोग अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, बदले में सब्सिडी पे करना पड़ता ब्रिटिशर्स को। तो सिस्टम की बैकग्राउंड पहले से थी। उस सिस्टम को इंटीग्रेट या और आगे बढ़ाया था वेलेस्ली ने। तो उस सिस्टम को और प्रोमिनेंट बनाया था और इनलार्ज किया था वेलेस्ली ने। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नए इनोवेटिव फीचर्स भी थे। दिस वॉज द बैकग्राउंड। अब इस सिस्टम के एक्चुअल टर्म्स क्या थे वो देख लीजिए, पूरी बात डिटेल। सो पहले एक बार मैंने सोचा डिक्शनरी में जाके मतलब ढूंढ तो लें किसका, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। जिस सिस्टम की बात करें उसका मतलब देखते हैं। तो मैंने गूगल पे मतलब देखा डिक्शनरी में। सब्सिडरी का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट देन बट रिलेटेड टू और सप्लीमेंट्री टू समथिंग। मतलब किसी से जुड़ा हुआ बट लेस इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ग्रेट रहूंगा और दूसरा इंसान मेरे से नीचे रहेगा, यह मतलब होता है सब्सिडरी का। ठीक है। या फिर अ कंपनी कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी, मतलब आपको हम कंट्रोल करेंगे, ये मतलब होता है सब्सिडरी का। ठीक है। मतलब साथ का इंसान बट छोटे लेवल पे, एक कंट्रोल करना उस पर। ठीक है। अब क्यों मास्टर स्ट्रोक था देख लीजिए। पहले सिस्टम था क्या वो जानिए। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सारे समझाऊंगा, बड़े सिंपल और इंटरेस्टिंग से फीचर है, ध्यान से देखिए। पहला, अब यहां पे क्या होगा, बेसिकली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था, अलायंस वर्ड ध्यान रखना है, अलायंस वर्ड भी होगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया उसको। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इट वॉज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन स्टेट्स। तो हिंदू इंडिया के जो स्टेट्स थे उनके रूलर और ब्रिटिशर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या थे, इस सिस्टम के टर्म्स क्या थे वो देखिएगा यहां पे। ठीक है। The Indian ruler entering into subsidiary alliance with British, he will have to maintain a contingent of British troop in his territory. जो भी इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा ब्रिटिशर्स के साथ, उसको अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश का एक कंटिजेंट या फिर ट्रूप मेंटेन करना पड़ेगा। उस ट्रूप को कौन हेड या कौन कमांड करेगा, एक ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब किसके खर्चे पर होगा, ये सब होगा उस इंडियन स्टेट के खर्चे पर। ठीक है, वो खर्चा देंगे इसका। अब इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद दो टर्म आते हैं। जो इंडियन स्टेट साइन करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट, उसे बोला जाएगा प्रोटेक्टेड स्टेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ब्रिटिशर्स क्या कहलाएंगे, पैरामाउंट पावर, मेन पावर। तो ब्रिटिशर्स मेन या पैरामाउंट पावर बन गए, उसके अंडर एज अ प्रोटेक्टेड स्टेट उस इंडियन स्टेट को बोला जाएगा। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ब्रिटिशर ने ट्रूप तो रख दिया, बदले में सब्सिडी या पैसा भी ले लिया। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड मेंटेन इंटरनल पीस। तो ब्रिटिशर्स ने जो ट्रूप रखा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उस इंडियन स्टेट को बचा के रखना। किसी भी बाहरी एग्रेशन से भी कोई और इंडियन स्टेट या कोई और यूरोपियन पावर परेशान करे, और इंटरनली भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी वो रखा जाएगा सेफ्टी। वो ट्रूप हेल्प करेंगे इंटरनल पीस बनाने के लिए भी, कि स्टेट के अंदर ही कोई रिवोल्ट चालू हो गया तो उसको बचाने के लिए। ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रोटेक्टेड स्टेट या सिर्फ प्रोटेक्टेड बोल सकते हैं, दे हैड टू गिव मनी और अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश टू मेंटेन द ट्रूप। ये ट्रूप किसी दरिया दिल्ली में नहीं मेंटेन करते ब्रिटिश, वो तो हर चीज का फायदा उठाते हैं। इस ट्रूप को मेंटेन करने के ब्रिटिशर्स क्या लेंगे, उस स्टेट को, इंडियन स्टेट को, जो प्रोटेक्टेड स्टेट है उसको या तो कुछ पैसा देना पड़ेगा या फिर कुछ अपनी टेरिटरी देनी पड़ेगी इन ट्रूप्स के बदले में। ठीक है। अब देखिए, अब कंडीशन क्या होगी, ये जो प्रोटेक्टेड स्टेट होगा, ठीक है, इट विल हैव टू कट ऑफ ऑल द रिलेशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर। अब देखिए कंडीशन, कितनी कंडीशन, उसको बांध देंगे बिल्कुल, कि आप किसी भी और यूरोपियन पावर, खासकर फ्रेंच, उनसे तो बिल्कुल कनेक्शन नहीं रख सकते आप। ब्रिटिश और फ्रेंच दुश्मन थे इंडिया में, ठीक है, वैसे भी थे। तो जो प्रोटेक्टेड स्टेट है हमारा इंडियन स्टेट, वो उसको किसी भी और यूरोपियन पावर से अपने रिलेशन कट ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है। एक बात और, दे वर नॉट अलाउड टू कीप पॉलिटिकल कनेक्शन विद अदर इंडियन स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। यूरोपियन छोड़ो, अगर किसी प्रोटेक्टेड स्टेट को किसी और इंडियन स्टेट से भी रिलेशन रखने हैं, पॉलिटिकल रिलेशन, तो वो भी बिना ब्रिटिश परमिशन के लोग नहीं रख सकते। तो देख रहे हैं आप, आर्मी रखी पर कितनी कंडीशन लगा दी, बताइए कितनी गलत बात है। ठीक, खैर एक बात और, अब ये सब फॉलो हो रहा है नहीं देखना भी तो पड़ेगा, इसलिए ब्रिटिश बड़े चतुर थे, उन्होंने पता है क्या किया,
एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश रेजिडेंट विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। तो जो वो इंडियन स्टेट है, जो प्रोटेक्टेड स्टेट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुए सब्सिडरी अलायंस का, उस राजा की कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा, ही विल बी प्रेजेंट। तो सोचिए कितना हैम्पर कर रहे हैं ऑटोनॉमी में, इंडिपेंडेंस में। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटेक्टेड स्टेट जो होगा, जो इंडियन स्टेट होगा, इट विल हैव टू डिसबैंड इट्स ओन आर्मी। इंडियन स्टेट को अपनी आर्मी डिसबैंड या खत्म करनी पड़ेगी। तो किसी रिवोल्ट की चांस भी खत्म हो गई, सिर्फ ब्रिटिश का ट्रूप रहेगा यहां पर। दो बातें और, प्रोटेक्टेड स्टेट जो होगा, इट विल नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। किसी भी यूरोपियन को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना। तो कोई भी और यूरोपियन पावर जो इनको हथियाना चाह रही थी, भाई इन इंडियन स्टेट पे सबकी नजर थी, खासकर फ्रेंच की नजर तो पक्का थी, पर फिर भी उस चीज को रोकने के लिए कंडीशन काफी इंपोज करी गई। ठीक है। एक बात और, सबसे बड़ा झूठ, द पैरामाउंट पावर विल नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। उन्होंने ऑफिशियली गारंटी करी कि जो पैरामाउंट पावर है, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, चिंता मत करिए, हम आपके इंटरनल अफेयर में इंटरफियर नहीं करेंगे। और ये तो सुनने से ही लगता है कि ये साफ झूठ था। वो इंटरफेयर करते थे और चीजें आगे भी बढ़ती थी एनेक्सेशन की तरफ। ठीक है। एनेक्स करते थे, पहले पैरामाउंट सी करी उन्होंने, मतलब कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर कंट्रोल करा, और फिर एनेक्स भी करते थे। कैसे बताऊंगा मैं आपको, समझे आप? तो गारंटी थी कि हम इंटरनल अफेयर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर आप भी जानते कि झूठ था। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आर्मी रखेंगे, पैसा आपसे लेंगे, आपको किसी से कनेक्शन नहीं रखने देंगे, आप हमारी कंडीशन मानेंगे, उस आर्मी का पैसा भी आप दोगे, हम आपकी रक्षा करेंगे बाहर वालों से और अंदर वालों से भी, पर आपके अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो झूठ था। ठीक है। तो इस तरह से चारों तरफ से घेरते थे। एक बात मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं याद कैसे करा जाए, कि सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ले का था। वेलेस्ले से आप वेल वर्ड याद रखते हो, वेल, चारों तरफ जो वेल होता है उसके अंदर फंस जाते हो आप। तो सब्सिडरी अलायंस भी सिस्टम वैसा ही था, तो याद करना, वेल बनाता था। मतलब एक तरह कुआ है जिसमें गए आप तो बाहर नहीं निकल सकते। कुआ मतलब वेल, मतलब वेलेस्ली। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, भूलोगे नहीं आप। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन वैसे बहुत स्टेट के साथ किया था, हम एक की बात करेंगे यहां पे। ठीक है। सो मेनी इंडियन स्टेट्स वर ब्रॉट अंडर द सब्सिडियरी सिस्टम। काफी इंडियन स्टेट कहते कॉन्ट्रैक्ट करा गया था। एग्जाम्पल देख लो, हैदराबाद, ऊध, तंजौर, सूरत, कर्नाटक। कर्नाटक एरिया में भी जब वेलेस्ली आए थे तो काफी अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, जिसका फायदा इन्होंने उठाया था वेलेस्ली ने। ठीक है। इन सारे स्टेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा गया था। हम सारे के एग्जांपल नहीं देखेंगे, कुछ इतना डीप में वो जाता नहीं है, बट एक की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेट। यहां से भी सवाल बहुत जरूरी बनता है कि सब्सिडरी अलायंस में पहला स्टेट कौन सा था जिसके हाथ करा गया था, एंड द फर्स्ट स्टेट वॉज हैदराबाद। तो हम हैदराबाद वाले कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में बात करेंगे, बाकी सिमिलर टर्म्स पे थे। चलो भाई, तो पहला सवाल यहां पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी ब्रॉट अंडर सब्सिडरी सिस्टम। तो जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था आपका, उसमें सबसे पहला स्टेट हैदराबाद आया था। ईयर वॉज 1798, 1 सितंबर 1798, ये ईयर पूछेगा आपसे। हैदराबाद पहला स्टेट था, और उस समय हैदराबाद के निजाम कौन थे? निजाम अली खान, मतलब एक और जो नाम था, आसफ जहा टू। तो उस टाइम जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कौन थे निजाम हैदराबाद के? निजाम अली खान या आसफ जहा टू। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक तो सब्सिडरी अलायंस लाया कौन था, दूसरी बात पहला स्टेट कौन सा था, कौन से ईयर में था, 1798, और उस समय निजाम कौन था। थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स देख ले, देख लो। ये एक ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि 1800 मतलब 2 साल बाद एक और मेन फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हैदराबाद के साथ। सो एक एनुअल अमाउंट, जो सब्सिडी देने की बात होती है, तो एनुअल अमाउंट ऑफ 24 लाख रुपीज विल हैव टू बी पेड फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में जो फोर्सेस ब्रिटिशर्स की रहेंगी, उसके बदले 24 लाख रुपए एनुअली देने पड़ेंगे। दिस वॉज अ ह्यूज अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं थी। और ये आज के 24 लाख रुपए नहीं है फ्रेंड्स, ये तब के 24 लाख है। वो कितने ज्यादा होंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। मैं भी नहीं सोच सकता, बहुत ज्यादा अमाउंट थी। ठीक। ऑल द फ्रेंच ट्रूप्स इन हैदराबाद वर डिसबैंडेड। वहां पे फ्रेंच ट्रूप सारे हटा दिए गए, एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्स से रिप्लेस कर दिया गया। एक चीज और, 1800 में, मतलब 2 साल बाद जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक नई ट्रीटी साइन हुई 1800 में। सो उस ट्रीटी में निजाम जो थे, ही हैड टू सीड लार्ज टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। हाँ, लार्ज टेरिटरी टू द ब्रिटिश। तो एक तो 24 लाख वाली पहले बात हुई थी, कुछ टेरिटरी, काफी टेरिटरीज देनी पड़ी थी। इनको सीडेड टेरिटरीज के नाम से भी बहुत फेमसली जाना जाता है।
तो 1816 कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टेरिटरीज भी देनी पड़ी, तो वही बहुत चक्कर थे इस चीज के। समझे आप फ्रेंड्स? तो ये एक सैंपल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने, पहला स्टेट जो इस सिस्टम के अंडर आया था हैदराबाद, जो निजाम अली खान के अंडर था। तो टर्म समझे आप लोग कुछ? चलिए, अब फैक्चुअल बात यहां खत्म होती है। बिफोर वाइंडिंग अप द वीडियो, लेट अस एनालाइज कि भाई इसके पॉजिटिव क्या थे और नेगेटिव क्या थे, वो पॉइंट एक बार देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। बेनिफिट्स, सबसे पहली बात, ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन के लिए तो मास्टर स्ट्रोक था। देखिए वेलेस्ली सोच के आए थे, क्योंकि वो जॉन शोर की पॉलिसी अगेंस्ट थे। वो क्या बोलते थे, यार नॉन इंटरवेंशन से काम नहीं चलेगा। जब ब्रिटिशर्स पावरफुल एग्रेशन दिखाएंगे, फॉरवर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, तभी ब्रिटिश पावर दोबारा आएगी और ब्रिटिशर्स का भला होगा, और उन्होंने फॉलो करी। ही वॉज अ फॉरवर्ड अप्रोच। फॉरवर्ड अप्रोच मतलब हम नॉन इंटरवेंशन नहीं, हम तो आगे बढ़ के अटैक करके एरियाज ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है। सो इट इंक्रीज्ड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट। तो ब्रिटिशर्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, और खर्चा कौन दे रहा था? इंडियन स्टेट। तो खर्चे भी नहीं कम हो रहे थे और स्ट्रेंथ तो बढ़ रही थी। भाई अल्टीमेटली आर्मी तो ब्रिटिशर्स की थी ना, फ्यूचर में एक्सपेंशन करने के लिए वही आर्मी तो काम आती। लॉयल्टी तो ब्रिटिशर्स के लिए रखनी थी उस आर्मी को। ठीक है। दूसरी बात, ब्रिटिश पावर इस समय काफी स्टेबल हुआ था। क्यों हुआ था? ब्रिटिश ट्रूप ने वादा भी किया था कि उनके अंदर, टेरिटरी के अंदर इंटरनल पीस रखा जाएगा। तो इस कारण से उस टाइम पे वॉर्स आपस में बहुत कम हुई, इंटरनल भी काफी पीस हुई। भाई जब भी रिवॉल्ट होते हैं, आपस में लड़ाइयां होती है, उससे जो पैरामाउंट पावर है उसको फर्क तो पड़ता ही है ना, क्योंकि पीसफुल एग्जिस्टेंस सबके लिए अच्छी होती है, खासकर पैरामाउंट पावर्स के लिए। तो क्योंकि कनेक्शन तोड़ दिया आपस में, सेफ्टी ब्रिटिशर्स दे रहे थे, और ब्रिटिशर्स से लोग इतना लड़ते हैं, मतलब थोड़ा एक रहता था, कुछ ब्रेव वॉरियर्स थे, मराठास, टीपू सुल्तान, वो सब लड़े, पर जनरली वॉर्स यहां पे थोड़ी कम हुई थी। तो एक स्टेबिलिटी थी ब्रिटिश पावर्स में। ठीक है। हाँ, टीपू सुल्तान वगैरह भी देखेंगे आप अगले वीडियो में, बड़े खतरनाक तरीके से कमबैक किया था टीपू सुल्तान ने, वो सब बात करेंगे। ठीक है। इट स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर अगेंस्ट द इंडियन एंड नॉन इंडियन एनिमीज। जैसे जमान शाह की प्रॉब्लम थी, उससे उसके अगेंस्ट काफी फायदा पहुंचा। उसके बाद इनको बोला गया था ना स्टेट को कि भाई आप किसी यूरोपियन पावर, खासकर फ्रेंच से कनेक्शन नहीं रखोगे। तो बेसिकली बाकी लोग की रीच कम करी, उन्हें कमजोर किया, और खुद स्ट्रांग होते गए अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स। कुछ और स्टेट देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन किया निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। अगर साइन नहीं करते तो हो सकता है ये हैदराबाद के निजाम किसी इंडियन पावर से मिल जाते, एक कन्फेडरेशन बना के ब्रिटिश से अगेंस्ट लड़ जाते। भाई ऐसे कन्फेडरेशन पिछले वीडियो में देखना ना बनते हैं, मराठा निजाम इन सब के बीच में। वो रोक दिया इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें कंट्रोल में ले आए, किसी और से टच में रह नहीं सकते वो। तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी कि इंडियन पावर्स मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो जाए, वो पॉसिबिलिटी उन्होंने खत्म कर दी। तो इसलिए हर तरफ से मास्टर स्ट्रोक था, कोई भी चांस, कोई भी बगावत की चांस उन्होंने कम कर दी। ठीक है। और एक बात और, एक्सपेंशन काफी इजी हो गया, एक स्टेप वाइज काम था। आपने भले ही बोल दिया कि सब्सिडी अलायंस करके आप इंटरफियर नहीं करोगे, पर कई केसेस में एनेक्सेशन या इंटरफेरेंस करा गया। ब्रिटिश ने कई एरियाज को ऑक्यूपाई किया बाद में, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है। तो सिर्फ ये उतनी अच्छी पॉलिसी नहीं थी जो देखने से लगती थी, ये लोग इंटरफेयर करते भी थे और एरिया ऑक्यूपाई भी करते थे। तो इस पॉलिसी के नाम पे बहुत मॉडरेट तरीके से बढ़ के ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर का एक्सपेंशन भी किया है। ठीक है। ये बेनिफिट्स थे सब्सिडरी अलायंस के ब्रिटिशर्स के लिए। कुछ नुकसान भी थे फ्रेंड्स, देयर वर शॉर्ट कमिंग्स। ये लास्ट बात है जो हम आज पढ़ेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। शॉर्ट कमिंग्स देख लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक कंडीशन थी कि इंडियन स्टेट में ब्रिटिश के ट्रूप रहेंगे, उनके कंटिजेंट रहेंगे, और इंडियन रूलर्स जो प्रोटेक्टेड स्टेट थे उनको अपनी आर्मी डिस्बैंड करनी पड़ेगी, अपने ट्रूप डिस्बैंड करने पड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, मैं एक इंडियन सोल्जर हूं, मैं हैदराबाद में आर्मी में हूं, ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारी आर्मी डिस्बैंड कर दी, हम इंडियंस हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं कोई भाई ऐसा कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान तो हूं नहीं, मैं तो लड़ना जानता हूं क्योंकि मैं आर्मी में था, मुझे हटा दिया गया। अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा उत्पात ही तो मचाऊंगा ना, और उत्पात मचा। ठीक है। सो डिसबैंडिंग ऑफ इंडियन स्टेट आर्मी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है। अब भाई मैंने 4 लोग रखे लड़ने के लिए, अब उनको हटा दिया, अब वो लड़ेंगे तो बाद में जाके। भाई सवाल वही ना, कि ऐसे अनएम्प्लॉय तो नहीं कर सकते ना। इस कारण से अनार्की फैल गई, पूरा डिसऑर्डर फैल गया। ठीक। खासकर पिंडारी प्रॉब्लम, सेंट्रल इंडिया में पिंडारी प्रॉब्लम बहुत सीवियर थी। ये जो डिस्बैंडेड सोल्जर्स है, इसमें कुछ लोग ग्रुप बनाते थे जिनको पिंडारी बोलते थे। अब रोड में कोई ट्रेडर जा रहा है, उस पर हमला कर दिया, तो एक तरफ से किसी, मतलब कोई डकैती डाल दी, खून कर दिया। इस तरह से बहुत ज्यादा एक लॉलेसनेस फैली थी, क्योंकि भाई अब इतनी बड़ी आर्मी को डिसबैंड कर दो तो ये लोग क्या करेंगे? आतंकी तो फैलाएंगे। ठीक। इस कारण से पिंडारी प्रॉब्लम खासकर सेंट्रल इंडिया में बहुत फैली थी, रोड्स का अनसेफ होना, बीच में अटैक कर देना, एंड सो ऑन। ठीक है।
ये तो पहली चीज होगी। तो फर्क समझ गए आप क्यों हुआ। दूसरा देख लीजिए, अब इंडियन रूलर्स एक तरह से काफी ब्रिटिश से कंट्रोल में आ गए थे, तो इट इज हाईली डीमोरलाइजिंग। ये लोग पहले राजा की तरह जिए थे, अब ब्रिटिशर्स के सब्सिडरी होने वाले हैं, उनके सब्सिडरी हो चुके हैं। इट इज हाईली डीमोरलाइजिंग फॉर द इंडियन रूलर्स। उनकी हिम्मत सी टूट गई थी, मतलब एक मोटिवेशन खत्म हो गया था जनता का भला का। ठीक है। एक समस्या और, अब मान लो मैं इंडिया का रूलर हूं, ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे से, तो उन्होंने क्या बोला, भाई तुम रिलैक्स करो, हम तुम्हारा ध्यान रख लेंगे, बाहर वालों से भी चिंता की जरूरत नहीं है, कोई भी और अटैक करे हम बचा लेंगे, और अंदर भी कुछ नहीं होने वाला, इंटरनली भी पूरी पीस मेंटेन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा। भाई राजा का मेन काम होता है रक्षा करना प्रजा की, अब रक्षा तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो मैं तो चिल मारूंगा ना फिर यार, मतलब ठीक है यार, क्या करना है। ठीक, मतलब ऐसे चिल नहीं मारते कोई, पर मैं आपको बात समझा रहा हूं इस कारण से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर्स पे कम हो गई, तो कई रूलर, सब नहीं कुछ की बात हो रही है, वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए और केयरलेस हो गए। जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी थी उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कम हो गई। ठीक, और इस कारण से पता है क्या हुआ, उस स्टेट में अनार्की, लॉलेसनेस, मिसरूल काफी बढ़ गया। और इस कारण से पता है ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, भाई हमने सब्सिडी अलायंस तो किया था, पर देखो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, तो हमको एनेक्स करना पड़ेगा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए पहले उन्होंने खुद ही माहौल ऐसा बनाया कि लॉलेसनेस हो जाए। फिर लॉलेसनेस देख के पता है क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन द एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश। ये पूरा खेल था। तो पहले मैं करूंगा आपके साथ सब्सिडरी अलायंस, उस समय आपकी रक्षा करूंगा, अपनी आर्मी मेंटेन करूंगा, उसका पैसा पर आपसे लूंगा, और अच्छा खासा पैसा, एनुअल 24 लाख उस टाइम पे, अभी तो पता नहीं कितना इन्फ्लेशन लगा लगा के आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा निकल आएगा वो। ठीक है। अब आप तो रिलैक्स हो जाओगे क्योंकि आपके हाथ से कंट्रोल तो चला गया, केयरलेस हो जाओगे थोड़ा सा, और लॉलेसनेस बढ़ेगी आपके एरिया में। जो मैं बोलूंगा देखो लॉलेसनेस है, इसी बहाने मैं आपके एरिया को एनेक्स कर लूंगा, ओवरटेक कर लूंगा। और ऐसी स्ट्रेटेजी ब्रिटिशर्स ने कई कई रूलर्स के साथ फॉलो करी। ठीक है। तो यह समस्या थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता था दैट सब्सिडरी अलायंस क्रिएटेड अ सिचुएशन फॉर एनेक्सेशन। तो इसलिए सब्सिडरी अलायंस एक रास्ता किसका खोल रहा था, एक प्रीकर्सर, एक सिचुएशन किसके लिए बना रहा था, एनेक्सेशन के लिए, मतलब डायरेक्टली ऑक्यूपाई कर लिया पूरा। कई सेक्टर ऐसा हुआ था। और आखिरी बात, सब्सिडीज देनी पड़ती थी इंडियन स्टेट को, क्यों देनी पड़ती थी जानते तो हो आप, आर्मी मेंटेन करनी थी उनकी। ठीक है। तो दीज सब्सिडीज वर हैवी अमाउंट्स, छोटी अमाउंट नहीं थी। सो इट सीवियरली हैम्पर्ड द इंडियन स्टेट की इकोनॉमी। तो इंडियन स्टेट की जो इकोनॉमी थी ना, वो भी सीवियरली अफेक्ट हो रही थी। इतना बड़ा खर्चा उनको देना पड़ता था, तो हर तरफ से बिल्कुल इन्होंने नोच खाया वाली बात है, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट तरीके से मास्टर स्ट्रोक चला चला के। और हमारे रूलर्स भी यहां पे थोड़ा फील होता है कि देयर वाज स्लाइट लैक ऑफ यूनिटी, कि हर बार साथ नहीं, किसी एक से ब्रिटिशर्स मिल गए, जैसे 3 लोग साथ थे, अब 2 को ब्रिटिशर्स ने दोस्त बना लिया, अब मैसूर वाले लोग अकेले रह गए, या किसी और के साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए जो यूनिटी बनी भी ना, वो चल नहीं पाई। और इसलिए जो बात बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल, वो तो अभी से चालू हो चुका था। और पहले भी आपने देखा है वीडियो में, डिवाइड एंड रूल वाला काम करते थे कि 3 इंडियन स्टेट ने कन्फेडरेशन बनाया और 2 से दोस्ती कर ली ब्रिटिशर्स ने, और तीसरे को हरा दिया। वही चक्कर अभी कर रहे थे, इसलिए इकोनॉमी की भी यहां पे प्रॉब्लम थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारी बातें बताई आपको, सिचुएशन पहले क्या थी, फीचर क्या थे, कौन से स्टेट का हुआ था, हैदराबाद का एग्जांपल भी लिया, बेनिफिट की बात भी करी और शॉर्टकमिंग की बात भी करी। ठीक है। अच्छा, पिंडारी प्रॉब्लम से ना ब्रिटिशर को भी प्रॉब्लम हुई थी। भाई जब लॉलेसनेस फैलेगी तो प्रॉब्लम सबको होती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहानी होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट क्लास में वेलेस्ली का टॉपिक वाइंड अप करना है। तो 2 मेन वॉर्स हुई थी, एक तो एंग्लो मराठा की सेकेंड वॉर, और एंग्लो मैसूर की फोर्थ वॉर। थर्ड वॉर में तो टीपू सुल्तान हार गए थे, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी। अब फोर्थ वॉर में टीपू सुल्तान कम बैक करेंगे, तो देखिए किस तरह से कम बैक होता है। नेक्स्ट क्लास में दोनों वॉर करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेलेस्ली करेंगे, और वेलेस्ली का टॉपिक खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कंटेंट पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो वीडियो लाइक कर देना। कुछ आपको लगता है कुछ करेक्शन की जरूरत, वैसे मैंने कोशिश पूरी करी कि चीजें सही हो, यहाँ पे कुछ करेक्शन हो तो बता दीजिएगा। एंड कमेंट फ्रेंड्स, आप पे कमेंट बहुत इंकरेजिंग मुझे लगता है, वो करना है, वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, कल मुलाकात होगी आपसे। हैव अ गुड डे।